नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर। और दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको इससे पहले वाले लेक्चर को देखना होगा। तो जिन लोगों ने पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है, प्लीज़ पहले उसे देखें और उसके बाद इसे देखें। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो संविधान का विकास हुआ है उसे बिल्कुल पूरी तरीके से कहानी के तरीके से याद रख पाएँ। और दोस्तों, मेरा ऐसा मानना भी है कि जो भी चीज़ हम कॉन्सेप्ट लेकर या कहानी की तरीके से पढ़ेंगे हिस्ट्री या पॉलिटी में, तो उसे हम नहीं भूल पाएंगे। अगर आप किसी भी बुक से फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं तो फैक्चुअल जो हम पढ़ते हैं वो स्टेबल नहीं रहता और ऐसी संभावना बनी रहती है कि उसे हम जल्द से जल्द भूल जाएं और फिर हमें उसे दोबारा पढ़ना होगा। तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी में जो भी कुछ पढ़ें तो उसे कहानी के तरीके से पढ़ें। तो दोस्तों, आप जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें और इसके बाद इसे देखें। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी नया एक्ट लाया जाता है तो वो तभी लाया जाएगा जब पिछले एक्ट में कुछ कमियां रह जाएंगी। और मैंने जब रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त किया था तो आपको बताया था कि उसमें कुछ कमी रह गई थी और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इंग्लैंड सरकार ने 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो भाई, इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य तो नॉर्मल होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया जाएगा। ठीक है जी। और कमियां आपको पता है भाई, पहली कमी तो ये थी कि जो गवर्नर जनरल था और जो सुप्रीम कोर्ट था उनके जो अधिकार क्षेत्र थे वो डिफाइन नहीं किए गए थे, यानी कि बताया नहीं गया था कि कौन सा क्षेत्र किसका है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। तो दोस्तों देखें इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उसमें जो क्लैश हो रहा था उस कमी को सबसे पहले दूर किया गया। देखो क्या हुआ था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये प्रावधान किया गया था जो कंपनी के कर्मचारी हैं उसके शासकीय कार्य सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो शासकीय कार्य क्या होते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है अगर किसी पद पर आसीन है, मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है किसी देश का, तो उसके दो दायित्व होते हैं। एक तो वो जो अपने पद के अंतर्गत रहते हुए निर्वहन करेगा, वो कार्य कहलाएंगे उसके शासकीय कार्य। और एक होंगे दोस्तों उसके व्यक्तिगत कार्य, निजी कार्य। हम मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और किसी से दुश्मनी, या प्रेसिडेंट ही ले लीजिए, आपने प्रावधान पढ़े भी होंगे संविधान में कि उसके दो दायित्व हैं। यानी कि अगर उस पर केस शासकीय कार्यों के अंतर्गत नहीं होगा, हम मान लीजिए व्यक्तिगत कार्य में उस पर केस किया जा सकता है। दोस्तों, तो शासकीय कार्यों जो थे कंपनी के कर्मचारियों के, वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते थे इससे पहले। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया, जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके जो शासकीय कार्य होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिए जाएंगे। और एक ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल और जो परिषद थी उसकी जो काउंसिल बनाई गई थी वो जो कोई नियम बनाती थी तो उसका पंजीकरण आवश्यक था सुप्रीम कोर्ट में। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या किया गया कि जो जो भी ये नियम बनाए जाएंगे उनका पंजीकरण सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक नहीं है। और तीसरा ये था कि शक्ति पृथक्करण किया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य। दोस्तों एक बात समझिए, ये मान लीजिए कि किसी भी शासन को चलाने के लिए तीन चीज़ों का होना अति आवश्यक है। एक क्या हो दोस्तों, एक होना चाहिए जो कानून बनाने वाला हो, मान लीजिए लेजिस्लेटिव। एक हो जो कानून को फॉलो करवाए यानी एग्जीक्यूटिव। और तीसरा हो जो अगर कानून ना माने तो उसे दंड दे, जिसे कहते हैं न्यायपालिका यानी कि कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट। तो ये यहाँ से जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत यहाँ से लिया गया है संविधान में। तो अब ये मान लीजिए दोस्तों, ये जो था गवर्नर जनरल और इसकी जो काउंसिल थी, 4 लोगों की जो काउंसिल थी, कभी कभी तो ये लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका का कार्य करती थी जब ये कानून बनाती थी, जब ये कानून फॉलो कराती थी तो ये एग्जीक्यूटिव का कार्य करती थी। तो दोस्तों, कुल मिला के यहाँ शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया किस किसके मध्य, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के मध्य, जिससे आगे चल के उनके मध्य कोई क्लैश ना हो। तो अब आपको कन्फर्म हो गया होगा कि जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो क्यों लाया गया था। दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जब प्रावधान किए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिलिंग के मध्य क्लैश होते थे हमेशा, मतलब
कॉन्ट्राडिक्शन होता था, विवाद होता था, उन विवादों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। सबसे पहले ये प्रावधान किया गया, जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके शासकीय कार्य सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिए गए। पहले क्या था, जो भी कर्मचारी होते थे, जो भी उनके शासकीय कार्य दोस्तों मैंने बताया कि पद का निर्वहन करते हुए जो भी कार्य किया जाता है वो शासकीय कार्य कहलाता है। व्यक्तिगत अपने निजी कार्य होते हैं, तो उनके जो शासकीय कार्य थे वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिए गए। और दूसरा ये किया गया कि गवर्नर जनरल और जो उसकी काउंसिल नियम बनाएगी। पहले क्या होता था, मतलब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी नियम बनाती थी उसका पंजीकरण आवश्यक था सुप्रीम कोर्ट में। तो इस नियम के बाद ये जो पंजीकरण था ये इन्होंने कह दिया कि ये अब आवश्यक नहीं है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। और तीसरा कार्य किया गया सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनके कार्य क्षेत्र डिफाइन कर दिए गए कि भाई ये कार्य तुम करोगे और ये कार्य तुम करोगे, जिससे आगे चल के इन दोनों में कोई क्लैश ना हो या कोई विवाद ना हो। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं और आगे है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों अगर इस एक्ट की भी उद्देश्य की हम बात करें तो मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात बताई थी कि इस एक्ट के द्वारा सरकार ने कंपनी को सबसे पहले नियंत्रित और नियमित करने का प्रयास किया था। तो अब आगे आने वाले एक्टों में सरकार द्वारा लगातार कंपनी को नियमित और नियंत्रित किया गया, तो उसी की दिशा में सरकार का ये एक और कदम था। तो उद्देश्य तो इसका ये मान सकते हैं कि सरकार द्वारा कंपनी को और अधिक नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों इसके लिए हम सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, इस एक्ट को लाने से पहले 1783 में एक बार और एक बिल लाया गया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया बिल। देखिए क्या था दोस्तों, 1783 में जो वहाँ पर जेम्स फॉक्स, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है जेम्स फॉक्स, और एक नॉर्थ कोलिशन नाम के व्यक्ति की गठबंधन की सरकार थी। इनके द्वारा 1783 में ईस्ट इंडिया बिल, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की दिशा में एक और कदम था, तो वो बिल लाया गया। और दोस्तों वह बिल सरकार का पास नहीं हो पाया, और जब सरकार का यह बिल पास नहीं हो पाया तो सरकार गिर गई। गठबंधन की सरकार थी, और जब गठबंधन की सरकार गिर गई तो अब सरकार कौन बनाएगा, तो सरकार बनाई इस व्यक्ति ने, इसका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट यंगर इसलिए लिखा गया है कि विलियम पिट नाम का एक और व्यक्ति था। व्यक्ति का इनके ही फादर थे जो पहले पीएम रह चुके थे। तो एक यंगर का मतलब यहाँ छोटा या बड़ा नहीं, इसका मतलब ये है कि मतलब एक और व्यक्ति था जो पीएम रह चुका था पहले, और वो इनके फादर ही थे। तो दोस्तों आपको एक बात तो पता होगी कि सबसे पहले हम यहाँ एक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्ट लाने से पहले सबसे पहले होता है ड्राफ्ट, किसी भी चीज़ का कोई मसौदा, और जब उसको किसी संसद के, किसी लोकसभा राज्यसभा किसी जगह इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो बन जाता है बिल। जब ये संसद में पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के जब सिग्नेचर हो जाते हैं तब बन जाता है ये एक्ट। ठीक है जी। अब क्योंकि ये जो बिल था, इसे बिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह संसद में, इंग्लैंड की संसद में पास नहीं हो पाया था। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप समझ पाए होंगे मसौदा, बिल और एक्ट में अंतर। तो दोस्तों अब हम आगे इसके प्रावधान जानेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। देखिए दोस्तों, इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। सर्वप्रथम क्या किया गया कि जो कंपनी के कार्य थे वो दो भागों में विभाजित कर दिए। एक कार्य कहा व्यापारिक कार्य और दूसरे राजनैतिक कार्य, सैनिक इत्यादि जो कार्य थे, इन कार्यों में कंपनी के कार्यों को विभाजित कर दिया। और कंपनी से कहा कि जो भी व्यापारिक कार्य हैं वो आप देखें, और राजनीतिक, सैनिक और ये जितनी भी गतिविधि थी राजनीतिक गतिविधि, इनको नियंत्रित करने के लिए BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, आपने इससे पहले COP पढ़ा है, COD पढ़ा है, और अब इसके बाद आप पढ़ेंगे BOC। दोस्तों बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था ये 6 सदस्यों से मिलकर बना था। देखिए इसमें 6 सदस्य कौन कौन थे। सर्वप्रथम जो था SOS लिखा है, देख लीजिए इसमें SOS का मतलब है यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
ऑफ इंडिया, ये हम पढ़ेंगे 1858 के अधिनियम में। यानी कि भारत का राज्य सचिव जब कंपनी से कम्प्लीटली ब्रिटेन सरकार शासन ले लेगी अपने हाथ में, तो वहाँ एक पद का सृजन होगा जिसका नाम होगा भारत का राज्य सचिव। लेकिन ये जो पद है ये वो वाला सचिव नहीं है। और जो दूसरा है यहाँ है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ऐसे मान लीजिए जैसे वित्त मंत्री के तौर पर। और 4 सदस्य इसके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसमें 6 सदस्य थे। एक तो ये हो गया प्रेसिडेंट, एक हो गया चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और 4 सदस्य थे प्रिवी काउंसिल। अभी प्रिवी काउंसिल कौन थी, ये क्या है प्रिवी काउंसिल, इसके बारे में जानते हैं। ये जो प्रिवी काउंसिल थी ये ऐसे मान लीजिए एक शब्द में कि राजा के कुछ चेले लोग, मान लीजिए चेले कह लेते हैं इसे, ठीक है। और ये कौन होते थे, ये लोग वो होते थे जो किंग यानी कि जो मोनार्की थी, यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी थी उसे जो सलाह देते थे। यानी कि एक सलाहकारी बोर्ड जो था वो प्रीवी काउंसिल कहलाती थी। 4 सदस्य उसके थे। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जो इंग्लैंड सरकार है वो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करती जा रही थी। पहले क्या किया गया था भाई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंपनी को सबसे पहले नियंत्रित और नियमित करने का प्रयास किया गया। अब धीरे धीरे कंपनी को केवल व्यापारिक कार्य दे दिए गए। और जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आएगा उस अधिनियम में जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी का शासन है वो धीरे धीरे किस प्रकार ख़त्म किया गया है, यानी कि इंग्लैंड सरकार ने कंपनी पर किस प्रकार अपनी गिरफ्त बनाई। तो ठीक है दोस्तों, इसके कुछ और प्रावधान अभी हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे। तो आइए दोस्तों इसके कुछ अन्य प्रावधानों की ओर देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था उसमें रेगुलेटिंग एक्ट की एक जो कमी थी, जो गवर्नर जनरल और उस सुप्रीम कोर्ट के मध्य होती थी, उसको दूर किया गया था। और इस पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो एक और कमी थी, आपको दोस्तों याद हो मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है, जो उसकी काउंसिल के जो 3 सदस्य आए थे जो बाहर से आए थे, जो इंग्लैंड से ही तीनों थे, वो तीनों ही गवर्नर जनरल जो भी कोई निर्णय लेता था तो वो तीनों बहुमत से उसे ख़त्म कर देते थे। तो इस कमी को दूर करने के लिए इस एक्ट द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके जो सदस्य थे वो 4 से घटाकर 3 कर दिए गए। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी एक्ट लाया जाता है तो पिछले एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड सरकार का एक और उद्देश्य था कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित किया जाए। देखिए, अगर इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी ने अपना उद्देश्य बताया कि हमारा उद्देश्य व्यापार है, विस्तार नहीं। आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस समय लगभग 1775 से 84 के मध्य कंपनी कई युद्ध कर रही थी। 1775 से 82 के मध्य कंपनी का युद्ध मराठों से चल रहा था और 1780 और 84 के मध्य आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध चल रहा था। तो दोस्तों, उसने अपना बचाव पक्ष करने के लिए अपना उद्देश्य इस एक्ट के द्वारा बताया कि हमारा उद्देश्य व्यापार है, विस्तार नहीं। और देखिए, इसका जो एक शब्द लिखा हुआ है सलाह, स्थायी भूमि प्रबंधन, इसका ये मतलब है दोस्तों कि जो कंपनी थी वो पर ईयर कुछ ना कुछ इंग्लैंड सरकार को भेजती थी, या जो इंग्लैंड में संचालन समिति थी, यहाँ से जो भी उगाही होती थी पैसे की, सब वहाँ भेजती थी। तो वहाँ से सलाह दी गई कि भाई कुछ स्थायी भूमि प्रबंधन किया जाए। कभी तो यार एक साल में तुम 5,000 भेजते हो, कभी 500 ही भेजते हो। तो उन्होंने सलाह दी कि कुछ स्थायी प्रबंधन करो यार। तो अब आपको पता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा और वो 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करेगा, जो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक और प्रावधान किया गया है। इससे पहले, इस एक्ट से पहले जितना अधिकार भारत के क्षेत्र पर कंपनी का था तो उस क्षेत्र को कहा जाता था कंपनीज टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इस एक्ट के बाद इनका नाम कहा गया ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया। तो दोस्तों देखिए, धीरे धीरे जो इंग्लैंड सरकार है वो कंपनी के जो कार्य हैं, क्षेत्र है, उसे धीरे धीरे नियंत्रित करती जा रही है। और इंग्लैंड सरकार का यही उद्देश्य था कि कंपनी को नियंत्रित और नियमित किया जाए। दोस्तों, आपने 1857 में के बाद देखा होगा कि 1858 में
इंग्लैंड सरकार ने कंप्लीट शासन इंडिया का अपने हाथों में ले लिया। तो वो तो एक तात्कालिक कारण कह लीजिए, लेकिन इंग्लैंड सरकार ने धीरे धीरे कंपनी को, मतलब कंपनी के कार्य क्षेत्र को कट करते चली गई। तो दोस्तों, अगर इस अधिनियम के जो प्रावधान थे, अगर उन्हें शॉर्ट में बात की जाए, तो आप ये कह लीजिए कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। और दूसरी बात ये थी कि इसमें एक निदेशक मंडल, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया, यानी कि BOC, उसका प्रावधान किया गया, जो कि राजनीतिक कार्यों यानी कि सैनिक कार्यों के लिए किया गया था। और ये जो नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था, उसको यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण कर सकती है। इस कारण यह मान लीजिए कि यह जो अधिनियम था 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला यह था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। और दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, यानी कि जो कंपनी थी उसको केवल व्यापारिक कार्य दिए गए, ना कि राजनीतिक और सैनिक। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैं आपको जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उसे अच्छी प्रकार से समझा पाया हूँ। तो दोस्तों, इससे आगे आएगा 1786 का अधिनियम, और उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और दोस्तों, आपके फीडबैक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट की मैं आशा करता हूँ, और जो भी आपको गलती लगे तो उसे भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।